हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। ये हमारी संपूर्ण भारतीय मध्यकालीन इतिहास की सीरीज का दूसरा वीडियो है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में जाना था मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है तथा उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में, तथा उसका समापन जो किया था हमने वो महमूद गजनबी के शासनकाल की समाप्ति के साथ किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उसके आगे के शासन तथा शासनकाल के बारे में तथा उनकी संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गौर वंश की। तो गौर वंश का जो उदय हुआ वो 12वीं शताब्दी के आसपास उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में हुआ। गौर वंश का उदय उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ। गौर जो थे पहले गजनी के अधीन थे। गजनी जो महमूद गजनबी का राजधानी थी उसके अधीन थे गौर, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गए। गौर वंश पर जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये कि 1196 में गयासुद्दीन बिन साम जो गौर वंश का शासक था, इसने गजनी पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन बिन साम ने 1163 ईस्वी में गजनी पे आक्रमण किया और उसको विजित किया, और जीतने के बाद गजनी को इसने अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को दे दिया। वहाँ का शासक बनाया मोहम्मद गोरी को गजनी का। तो जानते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी जो है संसबानी वंश का शासक था, और इसका जो वास्तविक नाम था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद गोरी के वंश का नाम क्या था और मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गोरी का भारतीय अभियान, जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला आक्रमण कब हुआ। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। 1175 ईस्वी मुल्तान पर पहला आक्रमण किया। उस समय मुल्तान पर जो है करमाथियों का शासन था, उसको इन्होंने विजिट किया मोहम्मद गोरी ने, और वहाँ पर जो है तुर्क की नींव रखी। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ वो 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ। उस समय गुजरात का शासक जो है भीम द्वितीय था। 1178 ईस्वी में भारत में गोरी की जो पहली पराजय हुई वो कसहत के मैदान में हुई। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में गोरी की पहली पराजय कहाँ हुई। तो ये कसहत के मैदान में हुई जो पहली पराजय हुई थी। इस हार के बाद मोहम्मद गोरी ने सिंध और मुल्तान का रास्ता छोड़कर पंजाब मार्ग चुना। पहले जो तुर्क थे वो भी सिंध और मुल्तान के मार्ग से ही आते थे, और मोहम्मद गोरी भी पहले सिंध और मुल्तान के मार्ग से ही आया, लेकिन बाद में इसने जब ये कसरत के मैदान में हार गया तो इसने सिंध और मुल्तान का मार्ग छोड़कर पंजाब का मार्ग चुना। उससे क्या परिवर्तन है उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो 1181 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो उस समय पंजाब का शासक था वो खुसरो मलिक था, जो कि गजनी वंश का था। वो मोहम्मद गोरी के इस आक्रमण से डर गया। उसने बिना युद्ध किए ही बहुत सारे उपहार दिए मोहम्मद गोरी को और उनसे संधि कर ली। तो जो खुसरो मलिक गजनी वंश का शासक था उसने 1191 में संधि कर ली मोहम्मद गोरी से, लेकिन इसके बाद 1185-86 में गोरी ने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया। इस बार खुसरो मलिक को बंदी बनाया और उसकी हत्या कर दी और पंजाब पर पूरा अधिकार कर लिया। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो 1191 में तराइन का युद्ध था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था इतिहास की दृष्टि से, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इसमें गौरी की पराजय हुई। इस पराजय के कारण वो वापस गजनी लौट गया। इसके बाद जो है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए तथा बंदी बना लिया गया। चौहान ने पहले तो मोहम्मद गौरी की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। और 1192 के तराइन के युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया इतिहास में वो ये कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जितने जीते हुए क्षेत्र थे उसका सूबेदार नियुक्त किया। जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे भारत में उसमें सबका सूबेदार मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया और वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और वहाँ से शासन शुरू किया। और इसके बाद जो अगला आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने वो 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज का जो शासक था वो जयचंद था, जो कि मोहम्मद गौरी से हार गया। और इस युद्ध को 1194 के युद्ध को इतिहास में चंदावर का युद्ध कहा जाता है। इसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है 1194 के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज और बनारस पर पूरा अधिकार कर लिया और तुर्क शासन कन्नौज और बनारस पर स्थापित हो गया। 1196 में ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। जो 1196 का आक्रमण है मोहम्मद गौरी ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया अजमेर पर, और वहाँ की जो शासक थे हरिसान चौहान वो
ऐबक से हार गए और अजमेर पर भी तुर्क की शासनकाल हो गया। इसके बाद 1202 और 1203 में ऐबक ने फिर से कालिंजर पर आक्रमण किया, कालिंजर अभियान स्टार्ट किया और वहाँ पर चंदेल शासक परमिंदी देव थे, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गए और वहाँ भी तुर्क शासन की स्थापना हुई। 1205 में गोरी के सेनापति, जो दूसरा सेनापति था, पहला सेनापति तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो दूसरा सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक जो लक्ष्मण सेन थे उनको पराजित करके बंगाल को भी तुर्क के अधीन कर दिया। इस प्रकार तुर्क की जो सत्ता थी पूरे भारत में धीरे धीरे फैल चुकी थी। इसके बाद जो अगला आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, पंजाब और मुल्क पे खख्खर जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऐबक ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो विद्रोह पर काबू नहीं पा सका, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी को पुनः भारत आना पड़ा। उसने खख्खरों पर विजय प्राप्त की, उनको हराया। इसके बाद गौरी की यह अंतिम विजय थी भारत में। यह महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है कि मोहम्मद गौरी की अंतिम विजय भारत में क्या थी। तो 1205 पर खख्खरों के विद्रोह का जो दमन हुआ वो मोहम्मद गौरी का भारत का अंतिम विजय था। इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के सेनापति जो थे उनके द्वारा विजित क्षेत्र कौन कौन से थे। जो पहला महत्वपूर्ण सेनापति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1196 में अजमेर को विजय किया। इसके बाद 1197 में बदायूं को विजय किया तथा 1202 और 3 में बुंदेलखंड को जीता। जो दूसरा सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था। इसने 1197 में बिहार विजय किया तथा 1205 में बंगाल पर इसने तुर्क शासन की स्थापना की। बख्तियार खिलजी जो एक साधारण सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर तुलना करते हैं तो एक साधारण सेनापति था, लेकिन इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो विक्रमशिला बौद्ध विहार तथा सोमपुर बौद्ध विहार को तहस नहस करा और सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि गौरी के किस सेनापति ने विक्रमशिला बौद्ध विहार तथा सोमपुर बौद्ध विहार को तहस नहस किया और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। तो वो बख्तियार खिलजी था। इसके बाद हम बात करते हैं कि उद्देश्य क्या था, मोहम्मद गौरी का भारत पर आने का उद्देश्य क्या था। जैसे कि हमने पिछले भाग में चर्चा की थी कि महमूद गजनवी के भारत पर आने का उद्देश्य धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था भारत आने का, वो मुख्य उद्देश्य भारत में तुर्की शासन की स्थापना करना था। भारत में वह तुर्क की सत्ता को फैलाना चाहता था और मोहम्मद गौरी जो था वो गौमल दर्रे से भारत आया था, जबकि महमूद गजनवी जो है, जिसका कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वो खैबर दर्रे से भारत आया था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। तुर्क में ही अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के दर्रे अक्सर पूछे जाते हैं कि किस दर्रों से भारत आया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या की बात करते हैं तो 15 मार्च 1206 को जब ये लाहौर से गजनी के लिए जा रहा था तो लाहौर के पास ही दमेग नामक एक जगह है जहाँ पर कुछ विद्रोहियों ने इसकी हत्या कर दी 15 मार्च 1206 को। ये भी अक्सर पूछा जाता है मोहम्मद गौरी की हत्या कब और कहाँ हुई। तो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को लाहौर के निकट दमेग नामक स्थान पर हुई और फिर इसके शव को गजनी ले जाया गया और वहीं दफनाया गया। तो ये था हमारा पूरी जानकारी महमूद गजनवी के बाद से मोहम्मद गौरी तक की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के आगे जो गुलाम वंश की और उसके आगे के शासकों की, चूँकि इसके बाद गजनी वापस चला गया, 1206 में इसकी हत्या हो गई मोहम्मद गौरी की और कुतुबुद्दीन ऐबक जो यहाँ पर शासन कर रहा था दिल्ली में, तो उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो उसकी भी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।